वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी कैंपस, जहां आप सीखोगे फिजिक्स एकदम बेसिक्स से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल। हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको समझने के लिए आप इसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। जैसे इलेक्ट्रिक मतलब कि सिंपल सी बात है, चार्ज से बात हो रही होगी। डायपोल मतलब दो से बात हो रही होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम या निकाय होता है जिसमें कि आपके पास दो इक्वल तथा अपोजिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल तथा अपोजिट चार्ज मतलब कि एक प्लस और एक माइनस चार्ज, मतलब कि हम ये कह सकते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब होता है अनलाइक चार्जेस, मतलब कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। लेकिन अगर वह एक दूसरे से काफ़ी अल्प दूरी पर स्थित हों, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पर प्रेजेंट हों, तो उसकी डिस्टेंस कितनी मानी जाती है? 2L। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें कि दो विपरीत तथा समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। ठीक है, तब उस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी और आती है, वो ये कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? देखो, इसे रिप्रेजेंट तो करते हैं हम पी से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, जिसकी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी एक चार्ज का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and the distance between them, that mean q into 2L। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है आपके पास दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और अगर बात करूं इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप इसकी यूनिट बना सकते हो। देखो, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कूलाम मीटर, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर बात करूं डायमेंशन क्या होगी, यानी कि बेमा क्या होगी, तो बेमा होगी इसकी कूलाम की क्या होती है? AT। और मीटर की क्या होगी? L। तो इसको आप लिख सकते हो एक पर्टिकुलर अरेंज फॉर्म में, तो LTA। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब बात आती है ये एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है। तो हम बात कर सकते हैं, देखो कैसे। देखो, अगर बात करूं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे पास दो चार्ज हैं। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस है। अच्छा, दोनों चार्जेस कहीं ना कहीं जब अनलाइक हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। जैसे -Q प्लस Q को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर क्या लगा रहा होगा? एक फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे ही +Q -Q को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये भी इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तब वहां पर एक अपने आप ही डायरेक्शन इंड्यूस हो रहेगी। डायरेक्शन मतलब आ जाएगी वहां पर, और जब डायरेक्शन आ रही होगी तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट भी हमारे पास डायरेक्शन की वजह से डिफाइन हो रहा होगा। और डायरेक्शन की वजह से जब ये डिफाइन होगा तब ये एक सदिश राशि हो रहेगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो रहेगी ये। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करूँ कि आपको अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक डायपोल होंगे कौन से, ऐसे कौन से एटम्स होते हैं या ऐसा कौन सा एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करे। तो जैसे कि अगर बोलूँ HCl एक कंपाउंड है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब इसमें एक H होगा और एक Cl होगा
H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, और ये दोनों एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पर आयोनिक बॉन्ड के द्वारा सेपरेट भी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या बना देंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो प्लस माइनस एक दूसरे से सेपरेट है, प्लस क्यू चार्ज हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया Cl पर, दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हो गए, तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, HBr, हाइड्रो क्या कहते हैं इसको, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या बना रहे होंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होंगे, और इसी की वजह से यहाँ पे ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, अब मैंने जो बोला कि ये एक सदिश राशि है, इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती कहाँ पर है ये तो पता हो। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन ली जाती है नेगेटिव या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि सदिश राशि होने की वजह से इसकी एक डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब कि ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो समझ आ गई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम किन्हीं भी दो इक्वल तथा अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर जब सेपरेट करके रख देते हैं तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसमें किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तथा उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है, जिसकी यूनिट कूलाम मीटर होती है, बेमा LTA होती है, और ये एक सदिश राशि है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर ये है कि आपको करना ये होगा कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप उसमें उत्पन्न एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के यहां पर बेसिकली 3 मेथड हैं, जिसमें से 2 आपके सिलेबस में ज़्यादा पूछ जाते हैं। थर्ड मेथड थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी है और वो पूछा भी जाता है, लेकिन काफ़ी रेयर है जो पूछा रहा है पेपर में। ठीक है, तो आपसे मैं बोल रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पता करनी है वो आपको पता करनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के यहां पर हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड है आपके पास अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना, या फिर निरक्षीय अक्ष पर या निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारे पास 2 होंगे पॉइंट, एक हो गया निरक्षीय स्थिति पर और एक हो गया हमारा अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन है जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पता करेंगे। अच्छा, अक्षीय स्थिति को हिंदी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इक्वेटोरियल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस भी कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस और रेडियल एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास 2 हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है यानी कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल क्या होता है वाई एक्सिस। तो आपको इन पर क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो है आपकी पहली एप्लीकेशन। आप क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, और अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हो आप, तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, बात समझ आई। हमें अब ये काम करना है, जब हमें ये काम करना है तो हम पहले क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हो गया मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज होगा और एक माइनस क्यू चार्ज होगा। तो और ये सारे दोनों अगर देखा रहा है एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, एक दूसरे से ये अल्प दूरी 2L के बराबर होंगे। अच्छा, 2L क्यों ली जाती है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। 2L हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होती है कैलकुलेशन थोड़ी इजी। तो इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए हम ये जो डिस्टेंस है वो 2L ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने माना कि इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जो O है, O से L डिस्टेंस पर प्लस Q चार्ज हो गया और L डिस्टेंस पर एक माइनस Q चार्ज हो गया, दो चार्ज हो गए। अब मैंने ये लिखा हुआ है कि अक्षीय स्थिति पर स्थित, तो अक्षीय स्थिति होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की सीधी रेखा में किसी भी एक तरफ, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, कहीं भी एक पॉइंट बना लो जिस पर आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैंने मतलब बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप P पॉइंट पर पता करना चाहते हैं, तो कल भी मैंने आपको लेक्चर में ये बताया था कि हम अगर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते होते हैं, उस पॉइंट पर हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे एक चार्ज रखा होगा जो कि क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। अब मान लो कि इस पर एक प्लस Q चार्ज रखा होगा, प्लस Q0 चार्ज पर प्लस Q चार्ज की वजह से एक क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहलाती है। अब मान लो जो Q0 चार्ज रखा है वो Q से अपने ऊपर क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, बाहर, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा बाहर भेजता है। और माइनस Q की वजह से ये चार्ज अपने ऊपर क्या फील करेगा, देखो Q0 चार्ज यहाँ पर और माइनस Q, माइनस हमेशा अपनी तरफ आकर्षित खींचता है, मतलब कि वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। मैंने मान लिया कि प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और माइनस Q की वजह से होगा E2। क्या दिक्कत है, मान लेते हैं हम ऐसे ही। तो प्लस Q की वजह से E1 होगा, माइनस Q की वजह से E2 होगा। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ये मान लिया कि डायपोल के सेंटर से, ठीक है, डायपोल के सेंटर से वो पॉइंट R डिस्टेंस पर आपको गिवन है। और थ्योरी में ही पेपर में ऐसा दिया जा सकता है कि आपको ये क्वेश्चन बोला रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी R दूरी पर स्थित बिंदु P पर ज्ञात कीजिए जो उसके सेंटर या केंद्र से स्थित है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P को वहां पे कंसिडर कर लोगे और उस पर क्या करोगे, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे और माइनस Q की वजह से देखोगे। प्लस Q की वजह से आएगा E1 और माइनस Q की वजह से क्या आ रहा होगा, E2। प्लस Q की वजह से लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षित बल, और माइनस Q की वजह से लगेगा आकर्षित बल, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ खींचा जाएगा। अब एक बात बताओ, पॉइंट P पर अगर देखूं, यानी बिंदु P पर परिणामी बल निकालना हो, तो परिणामी बल या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो परिणामी होगी वो दोनों को ऐड करके आएगी या फिर सब्ट्रैक्ट करके आएगी। तो थोड़ा सोचो, तो हमें ये पता लगता है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से दोनों मस्ट है कि सब्ट्रैक्ट ही हो रहेंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मतलब होगा आप एक प्लस में लोगे तो दूसरी माइनस में लोगे, दोनों प्लस में तो नहीं हो सकती हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली कितनी होगी, E होगी, जो कि किसके बराबर होगी, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 अगर आप प्लस में ले रहे हो तो E2 कन्फर्म है किस में होगा, वो माइनस में होगा। अच्छा एक बात और, वो ये कि जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि मेरे पास होगा, कंसिडर करने की कोशिश करना, वो ये कि प्लस Q की वजह से आप P पर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच की दूरी चाहिए होती है ना। तो प्लस Q से P पॉइंट की दूरी कितनी होगी, देखें, हमें पता ही नहीं है, निकाल सकते हैं, पता तो है नहीं। पता कैसे करेंगे, देखो ये टोटल R है, ये टोटल L है, अगर मैं इस R में से ये L माइनस कर दूं तो यही तो दूरी बचेगी, यानी कि प्लस Q से P पॉइंट की दूरी क्या होगी, R माइनस L। तो आप लिख सकते हो, वो ये नोट पॉइंट में डाल देता हूं, वो ये है कि बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास R माइनस L। और अगर बात करूं बिंदु P की माइनस Q आवेश से दूरी क्या होगी, माइनस Q से देखोगे तो यहां से यहां तक की तो R है, बोले तो यहां से, ठीक है, तो L को और ऐड कर दो, L प्लस R, देखो ये तो R है आपके पास, तो R है ना, और यहां से यहां तक की क्या है L,
तो ये क्या हो रहा है आर प्लस एल। आपको ये वाली समझ आ गई ना? मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की तो आर है, और इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बचेगी, यानी कि आर माइनस एल कर दी जाएगी। तो ये आ गई प्लस क्यू से आर माइनस एल, और ये आ गई माइनस क्यू से आर प्लस एल। अब अगर मैं ये और मान लेता हूं कि माना द्विध्रुव किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, ठीक है, मैंने मान लिया कि द्विध्रुव मेरे पास जो है वो किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक नियतांक कितना है के। मैंने मान लिया कि कोई एक द्विध्रुव है मेरे पास ये वाला जो किसी एक माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक नियतांक कितना है के, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि उसका नियतांक के है, तो अब इसकी वजह से अगर बात करूं तो होगा क्या, होगा ये कि E1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो यही है। लेकिन अगर बात करूं तो आपको जो ये फॉर्मूला ड्राइव करके निकालते हो तो वो निकालते तो यहाँ से हो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ध्यान रखना एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अगर माध्यम जो भरा गया है उसका परावैद्युतांक के है तो पूरा लिखोगे, लेकिन अगर वो क्या हो एयर हो तो एयर यानी कि आपके पास एयर की बात कर सकते हैं या वैक्यूम की बात कर सकते हैं, तो उसके लिए के की वैल्यू हो जाती है 1। तब हम अभी तक क्या लिखते आते थे, हम एयर के लिए लिख के आते थे, तो एयर के लिए लिख देते थे सिंपली एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास एक माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है के है, तो यहाँ पे के का मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि हम पहले फॉर्मूले में सिर्फ एप्सिलॉन लिखते थे और एप्सिलॉन की जगह लिखा रहता था एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू वहाँ पे मानते थे हम एयर के लिए 1, लेकिन यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे के माध्यम भरा गया है, ठीक है। तो मैंने के का मल्टीप्लाई कर दिया, और आवेश कितना ले रहा हूँ मैं प्लस क्यू की वजह से E1 होगा, तो क्यू अपॉन कितनी दूरी है यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से आर माइनस एल, अच्छा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और E2 की अगर बात करूँ तो E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यू नहीं आया है, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर जो E1 और E2 की वैल्यू रख रहा हूँ वो एक परिमाण है, और परिमाण हमेशा प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं आते, यानी कि मैं इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में लिए रहते हैं, कभी माइनस में नहीं लिए रहते, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन को छोड़ दिया है। तो ये परिमाण की बात चल रही है, ठीक है, तो माइनस साइन नहीं आया है। देखो माइनस क्यू था ना, तो माइनस क्यू की वजह से क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, लेकिन परिमाण लेते वक्त हम माइनस को छोड़ देते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आएगा E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा के का भी तो मल्टीप्लाई होगा भी इसमें, क्योंकि हमारे पास के उस फॉर्मूले में है, और जब के का मल्टीप्लाई करोगे तो के साथ लिख देते हैं, साथ में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कॉमन आ रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे यहाँ तक अब दोनों का एलशियम ले लो, तो एलशियम लोगे तो क्या आएगा, देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, इनका एलशियम लेना है, तो एलशियम लोगे तो क्या आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और एलशियम आ गया आपके पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा ये यहाँ चला जाएगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इनके होल स्क्वायर फॉर्मूलेस को ओपन कर दो, जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर। देखो इसका प्लस में खुलेगा, प्लस माइनस एल स्क्वायर, और माइनस की वजह से देखो माइनस में आएगा 2RL, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2RL। आपको ये फॉर्मूला तो आता ही होगा, बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्या मैं इनको ऐसे लिख दूँ आर माइनस एल आर प्लस एल का स्क्वायर, क्या दिक्कत है, बात तो अभी वही है, स्क्वायर दोनों पे खोल दो, ठीक है। आर ये कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया 4RL अपॉन
इन दोनों का देखोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगा दिया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से भी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि मेरे पास ये लिख रहा है 4RL, तो इसको ऐसा ना लिख दें, Q इंटू 2L और 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। देखो कोई फर्क आया, 2 2 ज़ा 4RL इंटू क्यू, बात तो वही है। लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, P के बराबर। तो ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1/4πε0 इंटू के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा P क्या था, P यहाँ पर था मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बराबर होता है Q इंटू 2L, मैंने वही पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर मैं मानूं कि मेरे पास यदि R की वैल्यू L से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, तब उस केस में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर हो जाता है आर स्क्वायर के, ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो पॉइंट P है वो उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है, जितनी बड़ी डिस्टेंस डायपोल की है, मतलब डायपोल की जो लेंथ होगी वो तो बहुत कम है बेचारी, लेकिन पॉइंट P बहुत दूर रखा हुआ है। तो अब मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, R की वैल्यू बहुत बड़ी है, उसमें छोटी सी वैल्यू को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आर स्क्वायर के बराबर ही रहती है। तो यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, E = 1/4πε0 इंटू के, और ये हो गया 2PR अपॉन R। देखो स्क्वायर इनका स्क्वायर कितना हो गया, पावर 4, ये कैंसिल आउट करेगा 3 टाइम, तो ये कितना बचेगा 1/4πε0 के 2P अपॉन RQ। ठीक है, और अगर आपको इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, मेंशन कर दो बस इसको यहाँ पर, ये वेक्टर फॉर्म भी हो गई। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी लिखना आसान है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, वेक्टर लगा देते हैं बस इसमें। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की अगर बात की जाए तो जो डायपोल मोमेंट की दिशा होगी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा क्या हो रहेगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो दिशा भी समझ आ गई। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम, और डायमेंशन तो आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है, ml T-3 A-1। तो इस तरह से आप अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी भी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। समझ आ गया होगा हर किसी को। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो आज यहीं पर रखते हैं, और इसके बाद की 2 एप्लीकेशन और हैं जो हम कल कराते हैं। ठीक है, बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, जिससे कि मैं आपको उस डाउट के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।